हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जैसा कि आप सभी को थोड़ा बहुत पता होगा कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद कुछ सालों तक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका एक छत्र राज हुआ करता था। मतलब कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर ऐसी थी कि भाई अपुनुज भगवान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही हमारे को जो है आज़ादी दिलवाई थी, इसलिए लोगों की भावनाएं जो है उस पार्टी के साथ जुड़ चुकी थी और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा दबदबा हुआ करता था। तो हमारे को इस चैप्टर के अंदर उसी के बारे में समझना है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की प्रणाली क्या रही। प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, कि कांग्रेस किस सिस्टम से काम करा करती थी और उसके कार्यकाल में चुनौतियां कैसे आई। चुनौतियों का मतलब है चैलेंजेस, क्योंकि हर किसी का जो जीवन होता है, या चाहे आप किसी इंसान की बात करो, किसी पार्टी की बात करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, तो उसके जीवन के अंदर बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आई, चैलेंजेस आए, लेकिन लिखा हुआ है और पुनर्स्थापना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी किया और उसके बाद अपनी पार्टी की पुनर्स्थापना, यानी कि अपनी पार्टी को एक तरीके से कमबैक भी दिया, रीस्टोरेशन किया अपना। समझ आ रहा है? तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली के बारे में और उसमें क्या क्या चुनौतियां थी और उसने फिर दोबारा अपनी पार्टी की पुनर्स्थापना कैसे करी। तो यहां पर बताया जा रहा है मई 1964 के अंदर, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। ठीक है, क्योंकि जैसे क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के बने, जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले गद्दी में बैठ के प्रधानमंत्री का पद जो है संभाला और हमारे देश को आगे लेके गए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अब यहाँ पे क्या हुआ, मई 1964 के अंदर डेथ हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी की मौत हो जाती है मई 1964 में। जब नेहरू जी की डेथ होती है तो उसके बाद हमारे सामने दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये था कि अब भाई अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उस टाइम तक लोगों को ये लग रहा था कि भाई अभी तक नेहरू जी थे तो उन्होंने हमारे देश को संभाल रखा था, लेकिन अब जब जवाहरलाल नेहरू जी चले गए हैं तो उनके बाद अगला कौन, मतलब कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई, उनको संभालेगा कौन, उनके बाद गद्दी कौन संभालेगा। समझ आ रहा है? तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये क्वेश्चन था सबके सामने। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था कि अब क्या होगा, यानी कि अब हमारे देश का क्या होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, जब वो प्रधानमंत्री संभाल रहे थे पद अपना, ठीक है, तो उन्होंने काफी अच्छे से सारी चीजों को हैंडल किया था। आप समझ सकते हो कि वो पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे और उस टाइम पे हमारे देश के अंदर कितनी ज्यादा गरीबी थी, कितना ज्यादा भ्रष्टाचार था, ठीक है, कितना ज्यादा भेदभाव था। तो ऐसे माहौल के अंदर वो इंसान सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और काफी अच्छे से हमारे देश को हैंडल करते हैं। इसीलिए लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई कि भाई नेहरू जी ने एकदम बढ़िया संभाला देश को, लेकिन जब अब वो चले गए हैं तो उनके बाद अगला कौन बनेगा, और दूसरा कि अब हमारे इंडिया का होगा क्या। तो ये दो क्वेश्चन थे। आउटसाइडर्स जो लोग थे, आउटसाइडर्स का मतलब होता है बाहर वाले जो लोग थे, ठीक है, तो बाहर वाले लोगों के दिमाग में भी कई सारी चीजें थी। जैसे लिखा हुआ है कि अब लोकतंत्र जो है यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो भाई जो बाहर के लोग, जो आउटसाइडर्स लोग थे, उनको ये लग रहा था कि भाई इंडिया में जितना लोकतंत्र चलना था वो चल गया, जवाहरलाल नेहरू जब तक थे उतना ही लोकतंत्र चलेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ऐसा मानना था आउटसाइडर्स का, यानी बाहर वाले लोगों का। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है उनको ये भी लगा कि अब यहाँ पे राजनीतिक उत्तराधिकार लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं होगा। उत्तराधिकार का मतलब होता है जैसे कोई अपनी जब एक गद्दी छोड़ता है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, डिसेंडर कौन बनता है उसका। समझ आ रहा है? तो अब लिखा हुआ है कि राजनीतिक उत्तराधिकार लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं होगा। मतलब कि अब क्या होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई है तो उसके बाद जब चुनाव होगा तो हो सकता है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से ना हो, या फिर उसके अंदर बिल्कुल भी डेमोक्रेसी को फॉलो ना किया जाए, क्योंकि सारे जो लोग थे आउटसाइडर लोग,
उस टाइम पे वो पाकिस्तान को देख रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही हुआ था। पाकिस्तान में कुछ सालों तक डेमोक्रेसी चली और उसके बाद वहाँ पे सैन्य शासन आ गया, मिलिट्री रूल आ गया। तो अब लोगों को यही लगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जैसे मिलिट्री रूल आया है, वैसे ही इंडिया के अंदर भी क्या होगा, मिलिट्री रूल आ जाएगा। लोग ऐसा उस टाइम पे फील कर रहे थे, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि भाई राजनीतिक उत्तराधिकार लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं होगा, और यहाँ पर भी इंडिया में भी क्या होगा, सेना का शासन जैसे पाकिस्तान में आया था वैसा ही आ जाएगा। ऐसा लोगों को उस टाइम पे लग रहा था। उसके अलावा लिखा हुआ है बहुविध कठिनाइयों का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई देश आज़ाद हुआ है अभी। जब कोई भी देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पर उस देश के अंदर काफ़ी सारी परेशानियां, काफ़ी सारी चुनौतियां होती है, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, भ्रष्टाचार का मामला बहुत ज़्यादा होता है, भेदभाव वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, देश के अंदर बहुत सारी अनगिनत परेशानियां होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लिखा हुआ है बहुविध कठिनाइयां, बहुविध मतलब जो बहुत सारी कठिनाइयां थी उनका सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा लग रहा था आउटसाइडर्स को। वो ये बात सोच रहे थे, इतनी परेशानियां थी कि इस दशक का नाम खतरनाक दशक पड़ गया था। क्या पड़ गया था? खतरनाक दशक। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि खतरनाक दशक क्या है या इसको कब क्या बोला जाता है, तो आपको जो है ना यहाँ पे यही बताना है खतरनाक दशक, कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो 1960 का जो दशक चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, तो 61, 62, 63, 64 ये जितने साल हैं ये सब आएंगे 1960 के दशक में, ठीक है। दशक का मतलब 10 साल, समझ आ रहा है। तो 1960 का दशक, तो आपको बताना है कि जो खतरनाक दशक था वो 1960 का दशक था, क्योंकि उसके अंदर बहुविध कठिनाइयां थी बहुत सारी। तो लिखा भी हुआ है कौन कौन सी कठिनाइयां थी, तो गरीबी वहां पे बहुत ज्यादा थी, गैर बराबरी यानी कि अनइक्वालिटी वहां पर बहुत ज्यादा थी, ठीक है, असमानता बहुत ज्यादा थी, सांप्रदायिक दंगे उस टाइम पे हो रहे थे, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के टाइम पे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए थे, ठीक है, उन्हीं को बोला जा रहा है सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स जो है बहुत सारे हुए, क्षेत्रीय विभाजन की बात चल रही थी, देश को तोड़ने की बात चल रही थी, जैसा कि आपने सुना होगा हैदराबाद के निजाम के बारे में, वो हैदराबाद को अलग करना चाहते थे, ठीक है। तो देश में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विभाजन की बात चल रही थी, ये सारी चीजें, मतलब कि देश के अंदर बहुत सारी परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, समझ आ रहा है। तो अब लोगों को यही लग रहा था कि भाई नेहरू जी चले गए हैं, अब नेहरू जी के जाने के बाद अब होगा क्या, और अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और जो इतनी सारी परेशानियां हैं जिसको हम खतरनाक दशक कहते हैं, तो इतनी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पे इंडिया इन सब का समाधान कैसे करेगा, ये सब दिक्कतें थी। लेकिन अब वही है कि भाई जब कहानी आगे चल रही है तो वो रुकेगी थोड़ी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है। तो नेहरू जी चले गए हैं, उसके बाद कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब इसके बाद हमारे को यही देखना है कि नेहरू जी जब गए तो अगला प्रधानमंत्री कौन बना और उन्होंने सारी चीजों को कैसे हैंडल किया। दोस्तों अब टॉपिक है नेहरू के बाद शास्त्री, यानी जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी कहानी अब ये है। तो लिखा हुआ है जो के कामराज थे, के कामराज उस टाइम पे कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। अब के कामराज ने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई, सांसदों के साथ विचार विमर्श किया, बोला कि भाई मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब अगला प्रधानमंत्री किसको चुनना है। तो एक नाम सबके सामने निकल कर आया, जो नाम था लाल बहादुर शास्त्री का। अब इसके कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था कि भाई ये एक निर्विरोध नेता थे। निर्विरोध नेता का मतलब क्या है कि ऐसे नेता थे जिनका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करता था, एक निर्विरोध नेता थे, यूपी से बिलोंग करते थे। उसके अलावा लिखा है कि मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ नेहरू, मिनिस्ट्री जब उनकी चल रही थी तो उस टाइम पे ये जो है मिनिस्टर थे, मंत्री का पद इन्होंने संभाला था, ठीक है। नेहरू डिपेंड्स ऑन हिम इन लास्ट 5 ईयर, और नेहरू जी अपनी जिंदगी के जो आखिर के जो 5 साल थे उसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे, या आप यूं कह सकते हो कि लाल बहादुर शास्त्री ने उनके अंतिम सालों के अंदर उनकी बहुत ज्यादा मदद करी थी। रेल मंत्री के पद से एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जो है पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, और उनके टाइम पे एक बार क्या हुआ, रेल के अंदर एक दुर्घटना हो जाती है, और उस दुर्घटना के अंदर 112 लोगों की मृत्यु होती है। जब 112 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं
गलती मेरी है, तो इसलिए वो उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये बात हमारे को समझा रही है कि भाई कितने ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये सारे कारण थे, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना अगला प्रधानमंत्री चुना गया और बोला गया कि भाई अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री होगा लाल बहादुर शास्त्री। तो अब जैसे ही मई 1964 में नेहरू जी गए, तो उसके बाद अगला प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री 1964 के अंदर, और उनका कार्यकाल चला मात्र 1966 तक। ठीक है, 1966 तक कार्यकाल चला। क्यों चला तो वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके टाइम में 2 बिग प्रॉब्लम्स, यानी कि 2 बड़ी कठिनाइयां थी। सबसे पहली बड़ी कठिनाई थी जिसका नाम है आर्थिक कठिनाई। अब ये आर्थिक कठिनाई का मतलब क्या है कि भाई पैसों की तंगी थी उस टाइम पे। ठीक है, इंडिया के अंदर उतना पैसा नहीं था, आर्थिक कठिनाई थी। क्यों थी तो लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना वॉर, क्योंकि हमारी चाइना के साथ लड़ाई हो चुकी थी 1962 में। ठीक है, 62 और 64 में बस 2 साल का अंतर है। पैसा हमारे पास उतना नहीं था, चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, हमने बहुत सारा पैसा हथियारों के ऊपर लगा दिया था, तो हमारे पास भाई पैसा नहीं था। आर्थिक कठिनाई ये पहली बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मानसून की असफलता। उनके टाइम पीरियड में बारिश वगैरह उतने अच्छे से नहीं हुई थी, मानसून की असफलता हो गई थी, बारिश नहीं हुई, और जिसके कारण क्या हुआ, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ा और खाद्यान्न का संकट हो गया। तो ये 2 बड़ी प्रॉब्लम आती है लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे। उसके अलावा दोस्तों 1965 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की भी लड़ाई हो जाती है, युद्ध होता है दोनों देशों के अंदर, और उसी टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान का। ठीक है, जय जवान उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो उस टाइम पे मिलिट्री वालों का मनोबल बढ़ाना चाहते थे, उनको मोटिवेट करना चाहते थे कि भाई हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, फूंक मारो उड़ जाएगा, ऐसा वो बोलना चाहते थे। ठीक है, जय किसान का नारा उन्होंने इसलिए दिया कि हमारे को भाई अब वहां पे किसानों का मनोबल भी बढ़ाना है, क्योंकि आर्थिक कठिनाई है, सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसान भी डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़ाना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दोनों का एक साथ मनोबल बढ़ाया, जय जवान और जय किसान बोल के ये नारा दिया। अब 65 में जो लड़ाई हुई थी हमारी पाकिस्तान के साथ, उसी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए 1966 के अंदर ताशकंद का समझौता किया गया। अब इस ताशकंद का समझौता जब हुआ तो वहां पे जाके लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय मौत हो जाती है। अब ये बात किसी को पता नहीं है अभी तक कि भाई उनकी डेथ उस टाइम पर वहां पे क्यों हुई, इसका कारण अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। ठीक है, तो 10 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो जाती है, ताशकंद का जब समझौता हो रहा होता है उस टाइम पे। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी के तक के टाइम पीरियड का हमने सारी चीजें पढ़ ली है। नेहरू से स्टार्ट किया था, लाल बहादुर शास्त्री तक पहुंच चुके हैं। अब चैप्टर के अंदर आगे जो है हम यहाँ पे इंदिरा गांधी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।